नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं और उनके पीछे की असल खबर क्या है, शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। विरोध जब सीमाएं लांघ ले तो फिर दुनिया से कुछ तस्वीरें आपको मिलने लगती हैं। ऐसा ही एक विरोध है जो ब्रिटेन में नजर आया। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग पर खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया था। इसके बाद आज सिख प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दूसरी तरफ पंजाब में अमृतपाल की तलाश अब भी जोर शोर से जारी है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है। तस्वीरें जालंधर की हैं, जहां हालात को काबू करने के लिए मंगलवार को रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस पिछले 4 दिन से तलाश कर रही है। अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि पिता का आरोप है कि अमृतपाल को पुलिस फंसा रही, उसे हिरासत में रखा है। इसके अलावा अब अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों और मूवमेंट्स की जांच भी हो रही है। पंजाब के CM भगवंत मान ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि जब एफिडेविट में अमृतपाल को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। कोर्ट ने पूछा कि आपके 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं। तो खालिस्तान का ख्वाब देखने वाले अमृतपाल पर शिकंजा तो दिन ब दिन कसता जा रहा है। सवाल इस पर अब भी कई हैं, हालांकि वो अब तक फरार है। सवाल उठता है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर किस तरह नकेल कसी जाएगी। आज हम इसी विषय को डिकोड करने से शुरुआत करें। अमृतपाल के समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अब उनको पंजाब के बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 116 ऐसे लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, उन्हें प्रदेश के बाहर की जेलों में शिफ्ट करेंगे। NIA और पंजाब पुलिस ने मिलकर देश की 13 जेलों को आइडेंटिफाई किया है, जो पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और इनमें ज्यादातर देश के दक्षिणी प्रांतों में। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि पंजाब का माहौल न बिगड़े, तनावपूर्ण स्थिति न बने, अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को पूरी तरह से ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें। NIA की टीम हथियारों, विदेश से लिंक, फंडिंग और ISI के लिंक सबकी जांच एक साथ हर स्तर पर कर रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान कर NIA को उनकी सूची सौंप दी है। इसमें A, B और C कैटेगरी में बांट कर जांच हो रही। A कैटेगरी में 142 लोग हैं जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहते हैं। B कैटेगरी में 213 लोग हैं और वो लोग हैं जो फाइनेंस और संगठन का काम संभालते हैं। NIA की 8 टीमें पंजाब पहुंची हैं और इन टीमों ने अमृतसर, तरन, जालंधर, गुरदासपुर, जालंधर जिलों में जांच शुरू कर दी और सघनता से इसको ढूंढा जा रहा है। हालांकि मीडिया में कुछ तस्वीरें आई हैं टोल की, जिनमें यह दावा है कि किस तरह से वो फरार हुआ या एक से दूसरी जगह लोकेशन बदल रहा है। लेकिन जब इतनी चौकसी, जब इतनी एजेंसियां लगी, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो पकड़ में होगा और पूरी तरह उसका नेटवर्क नेस्तनाबूद होगा। अगली खबर दिल्ली से, जहां TMC को छोड़कर बाकी 16 विपक्षी दलों ने आज संसद में जमकर प्रदर्शन किया। TMC ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन एक अलग जगह। हाथों में तख्तियां और संसद की पहली मंजिल से लटकता बड़ा सा बैनर। ये वीडियो संसद भवन में विपक्षी दलों के प्रदर्शन का है। मंगलवार को TMC छोड़कर बाकी सभी दलों के सांसदों ने संसद भवन की पहली मंजिल पर नारेबाजी की। पहली मंजिल से अडानी मामले पर JPC मांग वाला बैनर लटकाया। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नहीं तो बात तो अपोजिशन को कहने नहीं दिया जाते हैं। विपक्षियों को अपना बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं है सदन के अंदर, क्योंकि सत्ता पक्ष खुद नहीं चाहते हैं कि सदन चले। कल आपने देखा कि हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे। मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है।
दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान पर माफी की मांग पर अड़ी रही। मंगलवार को एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। एक तरफ जहां सारे विपक्षी दलों ने संसद में प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसदों ने विजय चौक पर अडानी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। अब इसे आप विपक्षी दलों में फूट के तौर पर भी देख सकते हैं। विपक्षी दलों की एकता को 2024 तक कितना झटका और क्या क्या झटके लगते हैं, बात की बात है। लेकिन फिलहाल संसद में विपक्षी दलों में अच्छा खासा प्रदर्शन करने की खोड़ दिखी, जो अच्छी बात है। बीजेपी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को आज एक नया नाम दिया है, मीर जाफर, और ये बार बार मीर जाफर कहकर उन पर हमला बोलने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि मीर जाफर है कौन, क्यों उनको मीर जाफर कहा। इसी बहाने आज हम भी इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पीछे पलट रहे हैं। कौन मीर जाफर था, उसके इतिहास को डिकोड करके आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग एरिया में एक हवेली है जिसे मीर जाफर हवेली कहते हैं। इस हवेली को नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। मीर जाफर के इतिहास का बदला आप इतिहास का जो उससे लिए जाने वाला रिवेंज है, इस तौर पर भी इसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मीर जाफर ने आखिर ऐसा क्या किया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब का दर्जा मिला है। नवाब की जान जाते भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के शासन में चला जाना शुरू हो गया, नींव पड़ गई। नवाब का सेनापति था मीर जाफर, जो अंग्रेजों के साथ मिल गया। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोला। फौज के एक हिस्से के साथ वो पलासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाल लिया और युद्ध में नवाब की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती गई। नवाब को जाफर ने युद्ध रोकने की सलाह दी और नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने की भारी चूक कर दी, जो गद्दार था। जब नवाब की फौज वापस कैंप की तरफ रुक कर रही थी, तो मीर जाफर ने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी रॉबर्ट क्लाइव तक ये पहुंचा दी। नतीजा ये हुआ कि क्लाइव ने पूरी ताकत से लौटती फौज पर हमला बोला, लड़ाई को जीत लिया और इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। सत्ता की बाजी तो मीर जाफर तब जीत गया था, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह धिक्कारा। आज भी मीर जाफर का नाम गद्दार, घर का भेदी और विश्वासघाती होने के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। और आज जब उनके नाम के साथ में कांग्रेस पार्टी के सांसद का नाम जुड़ा है, तो इस पर तीखी प्रतिक्रियाओं का आना या उस पर एक राजनीति का नया क्रम दिखाई पड़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। एक बड़े ही स्ट्रांग नाम के साथ जोड़कर उन पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर नगर निगम ने बजट ला दिया है। बजट पेश करने से पहले महापौर की तस्वीरों ने एक बार फिर से जो कुछ दिन भर चर्चाएं घेरी हैं, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें रायपुर के प्रसिद्ध काली माता मंदिर की हैं। मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर नगर निगम का बजट पेश करने से पहले काली मां के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने काली माता की विधिवत पूजा अर्चना की और बजट का ब्रीफकेस काली माता के चरणों में समर्पित किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये ठीक वैसा ही ब्रीफकेस है जैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य का बजट पेश करते वक्त इस्तेमाल किया। यानी नगर निगम का बजट भी प्रदेश के बजट के समान गोबर से बने ब्रीफकेस में ही रखकर पेश किया। ब्रीफकेस के एक साइड पर कामधेनु तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर इसे बेहद खास बनाती है। बहरहाल पूजा अर्चना के बाद रायपुर नगर निगम का बजट पेश हो चुका है। तो आज शहर के महापौर एजाज ढेबर ने कुल 1608 करोड़ 74 लाख 43 हजार का बजट पेश कर दिया है। बजट में 74 लाख 68 हजार के घाटे का अनुमान भी लगाया है। लेकिन आज दिन भर जो चर्चाएं चली हैं, रायपुर महापौर एजाज ढेबर के मंदिर में पूजा पाठ और तिलक वाले जेस्चर, इसको आज हम डिकोड करते हैं। एजाज ढेबर मुस्लिम व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि हैं। वो अक्सर कई दफा हिंदू तीज त्योहारों पर रीत रिवाज को निभाते दिख चुके हैं। आज ढेबर का काली मंदिर जाना ये बात बताता है कि वो शहर के बजट उसे बड़ा दिन मानते हैं और मां के आशीर्वाद से उसी कदम पर आगे बढ़ना चाहते हैं जिस पर उनके नेता हैं। हजारों रायपुर वासियों की अगाध आस्था जिस ड्योढ़ी पर है, मंदिर पर है, वहां उन्होंने माथा टेका। उनके ब्रीफकेस ने संदेश दिया कि वो भी अपनी पार्टी के मुखिया और सरकार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। साथ ही पार्टी के सर्वधर्म समभाव की भावना में वो पूरी तरह यकीन रखने का संदेश भी आज की अपनी तस्वीर और जेस्चर से देना चाहते हैं। आपको पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली नीति और छवि को प्रगाढ़ कर रही है।
इसके तहत भूपेश सरकार राम वनगमन पथ बनाने का काम कर रही है। कौशल्या माता मंदिर का विकास किया है। गाय गौठानों की बात अक्सर सरकार आगे रखती है। दूसरी बात, आज के दौर में ये बात स्पष्ट है, लंबी जिसको भी राजनीतिक पारी खेलनी है, उन्हें बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक को साधना पड़ेगा, उसे अपने साथ जोड़े रखना पड़ेगा। खैर, वैसे आज एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की 2-3 दिन पहले पुंछ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाली तस्वीर भी याद आई। वैसे आज ही मध्य प्रदेश के 2 बड़े निगमों की तस्वीर भी आपने देखी होगी। भोपाल, ग्वालियर, वहां भी निगम का बजट आज पेश हुआ है, लेकिन आज बजट से ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की थी, इसलिए हमने आज आपको इस विषय को डिकोड करके सामने रखा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, मतलब सत्र समाप्त हो गया। विधानसभा का बजट सत्र तय वक्त से 6 दिन पहले स्थगित हुआ है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 12वें दिन शोर शराबे हंगामे के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्थगित होने से पहले सदन में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार, पेपर लीक मामला, प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी, आवारा कुत्तों समेत कई अहम मुद्दों की गूंज हुई। वहीं सदन में महिला दिवस पर अवकाश की वजह से सोमवार को महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, जिसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि सदन के भीतर सम्मान और बाहर महिलाओं का अपमान होता है। दौर गंवार, शूद्र पशु नारी, शूद्र, अभी सीरीज में दलित और आदिवासियों की हत्या हुई है। तो ये क्या है? नारी, अभी 2 लड़कियों की हत्या हुई है, 20-20, 22-22 साल की, आपने देखा। तो वो जो मैंने व्याख्या की है, वो ये प्रदेश की सरकार चरितार्थ कर रही है। अब कौन समझाए कि रामचरितमानस को पढ़ना और उसको सही संदर्भ में समझना। ऐसे महिला को, जो पशु है उसमें असीमित शक्ति है, पर उसको मार्गदर्शन कर, ताड़ना करनी पड़ती है कि इधर जा भाई, खेत में मत घुस, इधर चर, मार्गदर्शन है। अब जिसको नहीं समझना है उसको तो नहीं समझना। हमारे धर्म के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अनुचित है, और बार बार लेके हमारी रामायण पे, हमारे धर्म के खिलाफ कहना, इनका हमेशा यह घोतक होता है कि कांग्रेस हमारे धर्म का साथ नहीं देना चाहती। वो इटली की जो महारानी है, उनके कहीं न कहीं भाषा बोलना चाहती। विधानसभा की कार्यवाही वैसे 27 मार्च तक चलनी थी, लेकिन इसे 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के स्थगित होने से पहले सरकार ने विधानसभा में बजट समेत सभी विधेयकों को पारित करवा लिया। तो बजट सत्र का अंतिम दिन आज आपने देखा, चलना तो 6 और दिन था, लेकिन आज ही अंतिम दिन साबित हुआ और महिला सम्मान के नाम ही अंतिम दिन रहा। हंगामा हुआ, जमकर सवाल भी उठाए गए। अब यहां मूल सवाल ये कि कांग्रेस विधायक का चौपाई के माध्यम से महिला अपमान का मुद्दा उठाना कितना उचित कदम है, क्योंकि आज सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर बाद में उनको जमकर घेरा। इसी को हम आज डिकोड कर रहे हैं। पहली बात जो समझने की है कि धार्मिक ग्रंथ से लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की भावनात्मक तौर से जुड़ाव होता है। धर्म एक निजी, गंभीर और भावनात्मक मुद्दा है, इसीलिए किसी को भी, और खास तौर पर कांग्रेस विधायकों को, रामचरितमानस या किसी और ग्रंथ के श्लोक, चौपाई का कोई कम से कम सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सियासी इस्तेमाल के आरोप दूसरों पर लगाते हैं। तो फिर खुद क्यों कर रहे हैं? बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को अच्छी तरह से अपने फेवर में करना जानती है। कांग्रेस नेताओं को ये बात पॉलिटिकली भी समझनी होगी कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाने से उसे कई दफा, बल्कि ज्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ा है। वैसे नेताओं के पास अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए बड़े व्यापक शब्दकोश होने चाहिए। कांग्रेस नेताओं को या तमाम नेताओं को समझना पड़ेगा कि अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करना उनके लिए किस तरह घातक भी बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नेताओं के बयान से कांग्रेस पार्टी को नुकसानों की एक लंबी इतिहास वाली फहरिस्त है। और अब ऐसे मामले, अगर कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं ना कि सेल्फ गोल कर लेना, कहीं ये मामले सेल्फ गोल जैसी स्थिति ना कर दें, इसका ख्याल रखना है। खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से भी आपको दिखा दें, जहां बजट सत्र का 12वां दिन रहा। आज किन मुद्दों की गूंज पड़ी, क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट देख लें। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर है, जहां मंगलवार को बजट सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दिया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने शराबबंदी पर सवाल पूछा तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शराब से राजस्व बढ़ा है। शराबबंदी के मसले पर सिंहदेव ने कहा कि कुछ लोग कह चुके हैं कि शराबबंदी होगी तो वोट नहीं देंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक शिव रतन शर्मा समेत दूसरे विधायकों ने बेमौसम बरसात से बारिश फसलों का मुद्दा उठाया।
जिस पर सरकार की तरफ से जवाब आया कि किसानों को जल्दी मुआवजा बांटा जाएगा। रबी की फसल के साथ साथ सब्जी की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार ने घटना के 3 दिन बाद भी इसके सर्वे का आदेश नहीं। लगातार 3 दिन से जो मौसम खराब है उसके जो भी फसलों का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है या 8 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसका सबका आकलन किया जा रहा है लगातार, और उसके लिए अतिशीघ्र ही उनकी जो मुआवजा राशि वो प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों की कमी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद स्कूलों के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा हुई। तो वैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी किसानों की बर्बाद फसलों को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है। वहां भी मुख्यमंत्री ने दौरा कर लिया है और राहत का आश्वासन दिया है। यहां भी आश्वासन सत्ता पक्ष ने दिया है। रायपुर से जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर धर्मांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपको नारायणपुर की हिंसा याद होगी। मामला सीधे सीधे धर्मांतरण से जुड़ा था। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कई सालों से सुर्खियों में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी साल में धर्मांतरण का मुद्दा राजनीति के केंद्र में रहेगा, क्योंकि मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण का खेल जारी है। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। साय यही नहीं रुके। साहब ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तित करवाने वाले अब हिंसक हो गए। नारायणपुर के बाद बस्तर में आदिवासियों और पुलिस पर हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ इशारा है। बिजली बदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस के बीच धर्मांतरण का मुद्दा चुनाव तक सियासी तपिश को बढ़ाता रहेगा। वैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन धर्मांतरण को लेकर समाज में एक संवेदनशील माहौल और मुद्दे के ऊपर सियासत से थोड़ा बचना चाहिए और इस विषय की गंभीरता को समझते हुए वक्त रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए, वरना पिछले दिनों के कुछ घटनाक्रम इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये बात प्रदेश के तमाम लोगों को समझ में आ रही। रतलाम में कलेक्टर नरेंद्र कुमार की दबंगई की आज एक तस्वीर दिखी, जिसकी कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। प्रतापनगर के गुंडे अज्जू शेरानी को वो लताड़ते हुए कहते देखे गए कि 2 मिनट में तुम्हारी सारी गुंडागर्दी भुला दूंगा। देखिए आप। लूटने का काम करते हो बाप, इतना कार्रवाई करूंगा खड़ी तब भूल जाओगे अपने। गलत तरीके से कार्रवाई करना 2 मिनट में गुंडागर्दी बुला दूंगा तुम्हारी। रतलाम के प्रतापनगर में गुंडे अज्जू शेरानी के आतंक पर आज अल्प विराम लगा। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में क्षेत्र के लोग पहुंचे। रहवासियों ने शिकायत की कि गुंडा अज्जू शेरानी से पूरा मोहल्ला परेशान है, वो इलाके में किसी को निर्माण नहीं करने देता। इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी खुद प्रतापनगर पहुंचे। गुंडे अज्जू शेरवानी को सीधे कहा कि 2 मिनट में तुम्हारी गुंडागर्दी बुला दूंगा। इसके बाद अज्जू शेरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अज्जू शेरानी नामक किसी भूमाफिया के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। काफी लंबे समय से उनका कब्जा बना हुआ था यहाँ लोगों की जमीनों पे। इस पे आज कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कब्जा दिलवाया गया है। बता दें, अज्जू शेरानी ने प्रतापनगर में जमीन पर अवैध कब्जे जमा रखे थे। देखना होगा इस कार्रवाई के बाद उसकी हरकतों पर कितनी लगाम कसती है। तो हमने अल्पविराम कहा क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि क्या इस पर लंबे समय तक सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। खबर देखकर रतलाम कलेक्टर की तारीफ शायद आप भी कर रहे होंगे, सभी ने की। रतलाम कलेक्टर के इस एक्ट के सबकों को आज हम डिकोड कर रहे हैं। पहली बात ये, नौकरशाहों, अधिकारियों और खास तौर पर पुलिस अफसरों को ये बात अब समझनी पड़ेगी कि वो जनता की पहली और अंतिम आस के तौर पर होते हैं। अधिकारियों को जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना ही चाहिए। असामाजिक तत्वों की शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वो नासूर बन जाएं। त्वरित कार्रवाई करने की कार्यशैली अगर आप अपनाते हैं तो तारीफ के साथ साथ आप निजात भी दिलाते हैं। जनता के बीच में प्रशासन की पकड़ और छवि दोनों बेहतर होती है। साथ ही जनता के मन में व्यवस्था के प्रति जो भरोसा बनता है, उससे आप ही को यानी प्रशासन को ही मदद मिलती है।
दूसरी तरफ भ्रष्ट और फ्रिंज एलिमेंट्स के मन में प्रशासन और सजा का खौफ भी बढ़ता है, जो अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए सबको लाना ही पड़ता है। चलिए हम भी कलेक्टर महोदय के इस जेस्चर की जो तारीफें हो रही हैं उनका समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे देखने के बाद में बाकी भी निर्भय होकर ऐसी कार्रवाई करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बल्कि लोगों को फौरन इंसाफ दिलाएंगे। आज के न्यूज़ डिकोड में इतना ही। कल फिर आपसे इसी मंच पर मुलाकात होगी। खबरों को डिकोड करने के लिए अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।